पेशकश प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी के मिशन राजस्थान की। राजस्थान का किला फतेह करने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और ऐसे में एक महीने में दूसरी बार राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ विकास की बात की तो वहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अलायंस इंडिया पर भी करारा वार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्माना विद्वाना की या महापुरुषा की थाती घन अनमोल रतन निपजावे वाह भाई शेखावटी। किसान और जवानों की पावन धरती पर पीएम मोदी की हुंकार, राजस्थान को सौगात, विपक्ष पर प्रहार और चढ़ गया राजस्थान का सियासी पारा। राजस्थान फतेह करने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मिशन राजस्थान में जुटे मोदी एक तरफ जहां विकास को हथियार बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस पर जोरदार वार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जाटलैंड शेखावटी में चुनावी अभियान की शुरुआत की। 24 की जंग के लिए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मोदी के लिए लोगों की दीवानगी साफ नजर आई है। मोदी बोलते रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता गया। यही है मोदी मैजिक। पीएम मोदी ने शेखावटी का दौरा क्यों किया, बीजेपी के लिए कितना अहम है शेखावटी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास का दुश्मन, लूट की दुकान और झूठ का बाजार बताकर कैसे घेरा। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से यहां विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। चुनाव से पहले लाल डायरी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। राजस्थान सरकार से बर्खास्त किए जा चुके मंत्री राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि लाल डायरी में विधायकों के खरीद फरोख्त का लेखा जोखा है। पीएम मोदी ने इसी लाल डायरी पर कांग्रेस को घेर बड़ी चुनावी दांव चल दिया है। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रहार कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर किया। उन्होंने राजस्थान में पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के क्विट इंडिया नारे को याद किया। आतंकवाद, परिवारवाद समेत कई मुद्दों पर करारी चोट की। गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया।
तुष्टीकरण, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर भी गहलोत सरकार को घेरा। तीज त्योहार पर दंगे, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मसले उठाकर बड़े वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 24 की जंग जीतने, मोदी को सत्ता पक्ष से हटाने के लिए विपक्ष खुद को मजबूत करने में जुटा है। इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, लेकिन मोदी ने विपक्ष के अलायंस इंडिया को लेकर भी करारा हमला बोला। इनका तरीका वही है और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। मोदी ने विपक्ष पर यूपीए के कारनामे छिपाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की परवाह होती तो विदेशियों से भारत में दखल देने की बात नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान में सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते। ये वही लोग हैं जो आतंकवादी हमला होने पर देश के दुश्मनों के आगे रोते थे। इनका जनता वही हाल करेगी जो पहले किया गया था। राजस्थान में बड़ी तादाद में किसान रहते हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त के लिए राजस्थान की धरती को चुना। सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले हैं। 14वीं किश्त के जरिए किसानों को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज और 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी किया है। दरअसल राजस्थान बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो अगले साल लोकसभा के चुनाव। बीजेपी किसी भी हाल में राजस्थान में सत्ता वापसी चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद मिशन राजस्थान में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी पिछले 9 महीने में 8 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। 8 जुलाई को पीएम मोदी बीकानेर गए थे। 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को राजस्थान में करारी हार मिली थी। कुल 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 39.30 था। कांग्रेस को 79 सीटों का फायदा हुआ था। बीजेपी को महज 73 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 38.77 था। बीजेपी को 90 सीटों का नुकसान हुआ था। बीएसपी को 4% वोट के साथ 6 सीटें और निर्दलीय को 9.5% वोटों के साथ 13 सीटें मिली थी। बाकी सीटें दूसरे छोटे दलों ने जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर मोदी मैजिक की बदौलत 25 में से 24 सीटें जीती थीं। एक सीट सहयोगी के खाते में गई। कांग्रेस का खाता खुल भी नहीं पाया था। जाहिर है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। ऐसे में अगर बीजेपी विधानसभा में सत्ता हासिल करती है तो फिर लोकसभा की जंग बेहद आसान हो जाएगी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने राजस्थान पर पूरा फोकस कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का जो शेखावटी दौरा है ये जरूरी क्यों है। क्या ये बीजेपी के लिए बहुत अहम की कौड़ी है? क्यों है, समझिए। बीजेपी की दरअसल यहां पर शेखावटी दौरा इसलिए अहम है क्योंकि यहां पर 3 जिले आते हैं शेखावटी के अंदर। इन तीनों जिलों को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सीकर है, एक झुंझुनू है और तीसरा आता है चुरू।
ये तीनों जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन इलाकों को दरअसल जाटलैंड कहा जाता है और ये जाटलैंड बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2018 में बीजेपी 21 में से यहां सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी और ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर 17 सीटों पर कब्जा कर लिया था उस वक्त पर। 2018 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। बीएसपी और निर्दलीय ने एक सीट यहां पर जीती थी। अब 2013 में मोदी लहर में कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटी थी जो कि 2018 में 17 सीटों पर पहुंची। बीजेपी की झोली में उस वक्त पर 12 सीटें आई थी। यहां अब बीजेपी खोई हुई जमीन हासिल करना चाहती है। 2013 में एक अच्छी खासी सीटें बीजेपी के पास थी, 2018 में वो सीटें गंवा दी थी और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि वापस से 2013 वाले दौर में जाया जाए और वापस से वो जो खोई हुई जमीन है वो बीजेपी को वापस मिल जाए। इसलिए शेखावटी के दौरे, शेखावटी की जमीन बहुत जरूरी इस बार बीजेपी के लिए हो रही है। वहीं मणिपुर को लेकर संसद में छठे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष मणिपुर पर मोदी के बयान को लेकर अड़ा रहा। इतना ही नहीं, विरोध के लिए विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। दोनों सदनों में लगातार हंगामा होता रहा। कई बार कार्यवाही स्थगित भी हुई और इस बीच कई बिल पास भी हुए। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है लेकिन बीजेपी बेफिक्र है। मोदी को भरोसा है कि तीसरा टर्म भी उनका ही होगा। सरकार की और विपक्ष का खींचतानी पर अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं। काले कारनामे वालों का काली करतूतें नहीं छूट सकती। मोदी जी का विरोध करना है और किसी सीमा तक जाना है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। कल भी काला है, आज भी काला है। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलने देना चाहता है। विपक्ष जानबूझ करके इस सत्र के इसको बर्बाद कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, सत्र नहीं चलने दे रहा है। मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में काले कपड़े पहनकर विरोध, हंगामा, प्रदर्शन, कामकाज में बाधा, विपक्ष का यही एकमात्र एजेंडा बन गया। मणिपुर के बहाने पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्ष अपनी एकजुटता को नई धार देने में जुटा है। संसद में सरकार को घेरकर 24 की जंग की रिहर्सल हो रही है लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आके अगर उनको जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? मणिपुर हिंसा पर छठे दिन भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि रुक रुक कर हुई कार्यवाही के बीच लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल पास हुआ। लोकसभा पूरे दिन में 3 बार स्थगित हुई। विपक्ष का हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर ओम बिरला को फटकार लगानी पड़ी। उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दी। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण के दौरान भी विपक्ष नारेबाजी करता रहा। बीजेपी सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो विपक्ष इंडिया इंडिया के नारे लगाता रहा। आखिरकार 3 बजे विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। सरकार का कहना है कि वो मणिपुर पर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है और अब विरोध काले कपड़ों तक पहुंच चुका है। मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। मणिपुर पर संसद में हंगामे के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अब मणिपुर दौरे पर जाएगा। यानी मणिपुर मुद्दे पर घमासान अभी थमने वाला नहीं है, ये अभी और जोर पकड़ेगा। विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ले आया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को पीएम मोदी को मणिपुर पर बयान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। यानी बहस के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरकर वो धारणा की लड़ाई जीत लेंगे। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के बहाने पीएम मोदी को घेरने में जुटी है, लेकिन पीएम मोदी ने 2018 में ही विपक्ष को 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुभकामनाएं दे दी थी। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। विपक्ष बेशक मोदी को घेरने के लिए मणिपुर का बहाना तलाश रहा, अविश्वास प्रस्ताव ला रहा, लेकिन मोदी आत्मविश्वास से लबरेज है। पीएम मोदी अपनी हैट्रिक पारी की बात कर रहे हैं, भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का दावा कर रहे हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। दरअसल जानकारों का मानना है कि पिछले 9 साल से हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा मोदी ही है। मोदी को मुखर वक्ता और मजबूत फैसले लेने वाला नेता माना जाता है। जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो मोदी की लोकप्रियता और भी ज्यादा हो जाती है। बीजेपी की सियासी बढ़त मोदी के व्यक्तिगत करिश्मे के साथ उनकी मेहनत और रणनीति की वजह से भी है। अब तक बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की काट विपक्ष के पास नजर नहीं आती। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मोदी का इकबाल वक्त के साथ और भी बुलंद हुआ है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 224 सीटें ऐसी थी जिन पर 50% से ज्यादा वोट मिला। 2019 में 79 सीटों पर 50% से कम वोट। 2014 में 282 सीटें जीती थी। 136 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिला था। 146 सीटों पर 50% से कम वोट शेयर था। यानी आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद से मोदी की अगुवाई में बीजेपी बेहद मजबूत हुई है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर नया नैरेटिव भी गढ़ा, लेकिन मोदी ने इसकी काट भी ढूंढ ली। जाहिर है मोदी की आक्रामक शैली, जनता से सीधा संवाद और लोकप्रियता ऐसे हथियार हैं जिनकी काट अभी विपक्ष के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए आज की हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।